हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑन एकेडमी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, हम कई दिनों से साथ में हैं। मेरा नाम है सुरेश पुरोहित और पिछले 4 साल से विभिन्न कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी जो है वो भारत का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ भारत के बेहतरीन टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और आपको काम एक करना है कि आपको जो है अन अकेडमी पर रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर, जो आपका गूगल प्ले स्टोर है, वहां से अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, उसे आपको डाउनलोड करना है। देखिए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो उससे फायदा ये होगा कि वहां पर मिलने वाले जो भी आरएस के कोर्सेज है, जिसकी डेली लाइव क्लासेज है, आपके वहां स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, यानी कि सिलेबस के हिसाब से आपकी वहां तैयारी करवाई जाएगी। प्री और मेंस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। लाइव टेस्ट और क्विज होंगे आपके, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, यानी कि एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं। भले ही आप आज से ज्वाइन करो, लेकिन जो पहले से जो कोर्स चल रहा है उस पहले वीडियो से आप जो है अपना कोर्स देख सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि यदि कोई आज जुड़ता है तो उसको समस्या आएगी, नहीं। वहां पर पहला पहला जो वीडियो है वो भी कोर्स का वही अवेलेबल है, उसको आप हजारों बार देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, आपका जो पूरा आरएस का जो कोर्स है, जिसमें आरएस प्री और आरएस मेंस की जो तैयारी करवाई जाएगी, जिसे आप आरएस फाउंडेशन यानी कि प्री और मेंस विथ कंप्लीट नोट्स। ठीक है, आपको क्लास के बाद नीचे पीडीएफ डाउनलोड करने का बटन मिल जाएगा। तो ये पूरा जो आरएस का कंप्लीट कोर्स है वो मात्र 8,400 रुपए में आपके लिए अवेलेबल होगा। और उसमें उसमें जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो उसमें आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड, ये ध्यान में रखना, आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। उस रेफरल कोड में आप सुरेश 10 लिखना मत भूलना। उससे फायदा ये होगा कि जब आप रेफरल कोड में सुरेश 10 यूज करेंगे तो यही जो आपका 8,400 रुपए का कोर्स जो है वो मात्र आपके लिए 7,560 रुपए में आपके लिए अवेलेबल होगा। ओनली 7,560 रुपए में पूरी आरएस की आपकी तैयारी करवाई जाएगी विथ पीडीएफ। किसी भी अन्य टीचर का कोर्स आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। जो आप YouTube पर जो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर जितने भी टीचर देख रहे हैं, उन सभी के कोर्स इसमें शामिल है। आपको अलग से कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक कोड यूज कीजिए, सुरेश 10, प्रोसीड टू पे करें और आपका पूरा आरएस का जो कोर्स है वो इसमें शामिल हो जाएगा। एक चीज और देखिए, हम राजस्थान की पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये चौथा वीडियो है, राजस्थान की पॉलिटी, जिसमें हम डेली 12 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास कवर करते हैं। और आज देखिए, हम राजस्थान का उच्च न्यायालय हम कवर करेंगे। ये हमारी क्लास जो है वो प्री ओरिएंटेड क्लास है। मैं आपको बता दूं, प्री ओरिएंटेड क्लास, जिसमें सबसे पहले हम राजस्थान की उच्च न्यायालय का इतिहास देखेंगे छोटा सा, कि आखिर राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, क्या है। फिर राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जिसमें कुछ जो सवालों की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देखेंगे। और उच्च न्यायालय से जुड़े हुए जो भी अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, जो आपके प्री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। तो इस तरीके की 3 चीजें जो है, राजस्थान का इतिहास उच्च न्यायालय का, न्यायाधीश इंपॉर्टेंट जो है, और अनुच्छेद, इन्हें हम कवर करेंगे। प्री ओरिएंटेड क्लास है। उसके बाद हमारी जो 4 बजे क्लास होती है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की है। 4 बजे क्लास, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है, तो हम राजस्थान की ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं 4 बजे से। ठीक है, मिस मत करना उसे। और 7 बजे जो है राजस्थान की इकोनॉमी, आर्थिक सर्वेक्षण से। यहाँ पर प्लस पर हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री से हमने हमारी क्लास शुरू की है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, देखिए, राजस्थान का एकीकरण जो पूर्ण हुआ है वो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ है। एकीकरण के बाद हम आज की स्थिति देखते हैं राजस्थान में। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि
जो ये भारत में न्याय प्रणाली है, इस न्याय प्रणाली की शुरुआत जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। आप देखोगे ब्रिटिश सरकार जिसमें दो बड़े गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये दो वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी थी। और आप देखिए कि एकीकरण से जो पूर्व राजस्थान की 5 ऐसी रियासतें हैं, राजस्थान की 5 ऐसी रियासतें हैं जहां उनका स्वयं का उच्च न्यायालय हुआ करता था। और उस रियासत के जो भी लोग थे, उनके जो भी मुकदमे थे, उनकी सुनवाई जो है उन उच्च न्यायालयों में होती थी। ठीक है, ये 5 आप देखोगे, एक है जयपुर, एक है जोधपुर, एक है बीकानेर, एक है कोटा और एक है उदयपुर। इन 5 रियासतों में एकीकरण के पूर्व जो है इनकी खुद की रियासतें, उनके खुद के उच्च न्यायालय थे। ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है। जब आप देखोगे कि एकीकरण की शुरुआत हुई, एकीकरण की शुरुआत के दौर में जब हमारा संयुक्त वृहत राजस्थान बना, ठीक है, संयुक्त वृहत राजस्थान जो 1 नवंबर 1949 सॉरी 30 मार्च 1949 को जो पूर्ण हुआ था, तो आप देखिए कि उस समय जो है 4 बड़ी रियासत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर, ये 4 बड़ी रियासतें जब शामिल हुई तो मोटे रूप में आप देखोगे कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। ठीक है, उसके बाद केवल सिरोही वाला जो प्रश्न था, आबू रोड वाला जो प्रश्न है, और अजमेर मेरवाड़ा ये वाला जो प्रश्न था, ये इसको लेकर जो है 6ठा और 7वां जो चरण है वो पूर्ण हुआ है। जब ये पूर्ण हुआ तो आप देखोगे कि 30 मार्च 1948 को एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था B.R. पटेल समिति। B.R. पटेल समिति, इस समिति का गठन किया गया 30 मार्च 1949 को कि भाई अब जो है ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर बड़ी रियासतें तो वैसे भी शामिल हो गई है। तब ये डिसीजन लेते हैं कि ये जो जगह जगह पर राजस्थान में जो उच्च न्यायालय थे, जो 5 रियासतों में जो उच्च न्यायालय थे, उनको किसी एक जगह पर लाया जाए। राजस्थान का कोई एक उच्च न्यायालय हो, ठीक है, एक उच्च न्यायालय हो। तो 30 मार्च 1949 को B.R. जो पटेल समिति थी उसने पहली बार ये सिफारिश दी कि राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना जो है वो जोधपुर में की जाए। कहां की जाए? जोधपुर में। किस कमेटी ने सिफारिश की? B.R. पटेल समिति ने, पहली बात ये। और जब ये सिफारिश की गई तो राजस्थान में क्या किया कि एक जो है उच्च न्यायालय आदेश जारी किया गया। उस समय आप देखोगे कि हमारे जो महाराजा प्रमुख जो थे, जो मान सिंह द्वितीय साहब जो है महाराजा प्रमुख थे, तो उन्होंने जो है एक आदेश पारित किया राजस्थान में उच्च न्यायालय आदेश 1949। और इस आदेश द्वारा राजस्थान में पहली बार जो है जोधपुर में, आप देखोगे कि जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन सी समिति की सिफारिश पर? यह आपसे सवाल आए तो B.R. पटेल समिति की सिफारिश पर जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 2 जगह खंडपीठ भी स्थापित की, और ये खंडपीठ थी जयपुर और उदयपुर। ठीक है, जयपुर और उदयपुर में 2 खंडपीठ भी स्थापित की कि भाई राजस्थान बहुत बड़ा है, तो एक काम कीजिए कि जोधपुर में तो इसका जो है आप देखोगे कि स्थापना की गई, लेकिन इसकी खंडपीठ जो है एक जयपुर में बना देते हैं और एक बना देते हैं उदयपुर में। यहाँ के जो आसपास के मामले होंगे वो जयपुर में आ जाएंगे और यहाँ के आसपास के मामले होंगे वो उदयपुर में आ जाएंगे। लोग जो है, साधन नहीं है, लोग आ जा कैसे सकते हैं। तो B.R. पटेल समिति की सिफारिश पर 1949 में पहली बार राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे कि फिर क्या हुआ कि देखिए उद्घाटन हुआ। ठीक है, इसी आदेश पर आप और देख लेते हैं कि 29 अगस्त 1949 को जो है जोधपुर में भव्य उद्घाटन किया गया, और राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश जिनको नियुक्त किया गया था वो थे कमलकांत वर्मा साहब। कमलकांत वर्मा साहब जो है इलाहाबाद के पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे, और इनसे ही संबंध जो है इनको स्थापित किया गया। और राजस्थान के जो है पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा साहब नियुक्त किए गए, और इनके साथ में जो है 11 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई, और उन्हें जो है गोपनीयता की जो है शपथ दी गई। देखिए बड़ी मजेदार चीज है, एक कहानी की तरह आपको समझना है। आरएस में आपको ध्यान में रखना है, आप पॉलिटिकल में आर्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन आरपीएससी जिस हिसाब से थोड़ा टफ एग्जाम की ओर जा रही है तो जरूरी हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है
कि रियासत एकीकरण से पहले राजस्थान की 5 रियासतों में अपने उच्च न्यायालय थे, लेकिन फिर बी आर पटेल कमेटी जो है वो गठित की गई 1949 में। बी आर पटेल कमेटी ने कहा कि एक काम कीजिए, जोधपुर में आप जो है इसकी स्थापना कर लीजिए, लेकिन 2 खंडपीठ भी स्थापित कर लीजिए, एक जयपुर में और एक उदयपुर में। समिति को मान लिया गया, समिति की सिफारिश को मान लिया गया। मान सिंह द्वितीय द्वारा जो है 1949 में एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश जारी कर जोधपुर में जो है इसकी स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1949 को इसका उद्घाटन हुआ। और आप देखिए कि पहले न्यायाधीश नियुक्त किए गए कमलकांत वर्मा साहब और इनके साथ में 11 अन्य न्यायाधीशों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अब देखिए 29 अगस्त को उद्घाटन हुआ है, लेकिन 3 सितंबर 1949 यानी कि लगभग 4 दिन में एक दूसरा अध्यादेश आया। 4 दिन में एक दूसरा अध्यादेश आया और लोगों की डिमांड पर आप देखिए कि जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। पहले 2 खंडपीठ थी, कहां पर थी? एक जयपुर थी और एक उदयपुर थी। लेकिन रियासतों के राजा ने जब डिमांड की तो आप देखोगे कि कोटा और बीकानेर में भी इसकी जो है खंडपीठ स्थापित की गई। ठीक है, ये देखिए 3 सितंबर 1949 द्वारा जो है कोटा व बीकानेर में भी जो है आप देखोगे कि बेंच यानी कि खंडपीठ की स्थापना की गई, ये ध्यान में रखना है। लेकिन आप देखोगे कि 22 मई 1950 को आप देखोगे कि एक दूसरा अध्यादेश आता है। लगभग एक साल में 1950 में दूसरा अध्यादेश आता है, जिसके द्वारा आप देखोगे कि उदयपुर, कोटा और बीकानेर बेंच, ठीक है, ये जो उदयपुर, कोटा और बीकानेर जो खंडपीठ थी उनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है कि कहानी के रूप में अगर ऐसा भी सवाल आए कि राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना का एक इतिहास जो है वो लिखिए, या आपको एक समझ भी बनानी है कहानी के रूप में, आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो केवल 2 ही बेंच रही, जोधपुर और जयपुर। ठीक है, जोधपुर में मुख्यालय है और इसकी एक खंडपीठ जो है जयपुर में है। फिर आप देखिए कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, फजल अली आयोग जो था उसकी सिफारिश पर जो है राजस्थान में जो आप देखोगे कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। और जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो पूर्ण होने के बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आई थी कि राजस्थान की राजधानी कहाँ बनाई जाए, कृषि विभाग कहाँ गठित किया जाए, वन विभाग कहाँ गठित किया जाए, खनिज विभाग कहाँ गठित किया जाए। क्योंकि जो राजस्थान की रियासतों के राजा थे वो चाहते थे कि कोई ना कोई तो विभाग जो है उनकी रियासतों में हो। कोटा के महाराजा थे, वो मांग रहे थे कि खनिज विभाग हमें दीजिए। उदयपुर के महाराजा मांग रहे थे कि खनिज विभाग हमें दीजिए। भरतपुर के महाराजा मांग रहे थे कि कृषि विभाग हमें दीजिए। ठीक है, बीकानेर के महाराजा मांग रहे थे कि शिक्षा विभाग हमें दीजिए। तो ये समस्या आ रही थी। तो क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा 1957 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। क्या नाम था? पी सत्यनारायण राव समिति। और इस समिति ने कई प्रकार की सिफारिशें दी थी, जैसे कि राजधानी किसे बनाया जाए? जयपुर को बनाया जाए, तो जयपुर बना दी गई। उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो वही, कि उन्होंने कहा कि जोधपुर है तो जोधपुर को ही रहने दिया जाए, ये भी बात की गई। फिर उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय जोधपुर में रहने दिया जाए, लेकिन उसकी जो खंडपीठ आपने जो समाप्त की थी जयपुर वाली, उसको वापस स्थापित कर दो। तो जयपुर में इसकी खंडपीठ स्थापित करने की बात की। ठीक है, ये वापस इस समिति ने कहा, ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की स्थापना जो है, कृषि विभाग की स्थापना भरतपुर में की जाए। ठीक है, तो भरतपुर में की गई। फिर इन्होंने कहा कि खनिज विभाग की स्थापना जो है वो उदयपुर में की जाए, तो खनिज विभाग की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में की गई। फिर समिति ने कहा कि शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर में की जाए, तो आज भी देखिए शिक्षा का प्रारंभिक निदेशालय का जो कहां पर है? बीकानेर में। तो आज हम उच्च न्यायालय की तरफ से देख रहे हैं, तो इस समिति ने कहा कि जयपुर को राजधानी बना दिया जाए, और जो खंडपीठ सॉरी ये मैं गलत बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि जो खंडपीठ समाप्त की गई थी उसको वापस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस बनाने की जरूरत नहीं है, तो जयपुर खंडपीठ को समाप्ति रखा गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और आप देखोगे कि
इस जयपुर जो आज आज आप वर्तमान स्थिति देखोगे कि जोधपुर में हमारा उच्च न्यायालय है और उसकी खंडपीठ वापिस जो जयपुर में बनाई गई है, वापिस खंडपीठ जयपुर में बनाई गई थी, वो 31 जनवरी 1977 को 31 जनवरी 1977 को वापिस पुनः जयपुर खंडपीठ की स्थापना की गई। और वर्तमान स्थिति यही है, वर्तमान स्थिति यही है कि हमारे हमारे जो है जोधपुर में उच्च न्यायालय की क्या कहेंगे कि स्थापना की गई है, इसका मुख्यालय है, लेकिन इसकी खंडपीठ जो है वो कहां पर है, जयपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, राजस्थान के उच्च न्यायालय की का उद्घाटन या स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1949 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई? टी.आर. पटेल समिति की सिफारिश की गई मतलब इनकी सिफारिश पर की गई। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतों में उच्च न्यायालय थे? 5 रियासतों में। कौन कौन सी रियासतें थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में। ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे। आप आगे देखोगे तो ये दोबारा फोटो आ गया, ठीक है, ये दोबारा फोटो। आप आगे देखोगे कि राजस्थान के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम यही है, कमलकांत वर्मा साहब। ठीक है, यहाँ पर कमलकांत वर्मा साहब है, इनका फोटो दोबारा आ गया। और इनका कार्यकाल रहा 1949 से 1950 तक। ठीक है, राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमलकांत वर्मा साहब। मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमलकांत वर्मा साहब। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, राजस्थान के दूसरे जो न्यायाधीश थे उनका नाम था कैलाश वांगचू। ठीक है, कैलाश वांगचू साहब जो है ये राजस्थान के दूसरे मुख्य न्यायाधीश है। और इनको मैंने इसलिए लिखा है कि ये राजस्थान के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? लगभग आप देखोगे कि 7 वर्ष तक ये जो है कैलाश वांगचू साहब जो है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। और यही जो है राजस्थान के दूसरे मुख्य न्यायाधीश है। ये आपको 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि अभी राजस्थान के 37वें जो मुख्य न्यायाधीश है, 37वें मुख्य न्यायाधीश है, वो है इंद्रजीत मोहंती साहब। ठीक है, इंद्रजीत मोहंती साहब जो है ये राजस्थान के वर्तमान और 37वें मुख्य न्यायाधीश है। प्री के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने बात की, इतिहास की बात की, और हमने अभी बात की कि राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश। जैसे 3700 को मैं यहाँ लेके आऊंगा तो उसमें कोई मतलब नहीं है। जो सवालों की दृष्टि से मैंने ढूंढे तो ये 3 मुझे मुख्य रूप से लगे, 3 जो है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट लगे, तो आप इनका नाम ध्यान में रखना। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। चैट बॉक्स में मैं अवेलेबल हूं। फिर भी आपकी कोई आगे चलते हैं आर्टिकल की ओर। देखिए, संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय का उल्लेख है। और आप देखिए कि आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 तक, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 तक जो है, ये जो आर्टिकल है ये राजस्थान के या किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, आर्टिकल 214 कहता है, आर्टिकल 214 कहता है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन इसको कालांतर में संशोधित किया गया था कि एक ही उच्च न्यायालय 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 214 जो है वो उच्च न्यायालयों के लिए बात करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 कहता है कि उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह होगा कि उच्च न्यायालय के जो भी डिसीजन होंगे वो एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में होंगे, और इस डॉक्यूमेंट्स का जो उपयोग होगा वो आगे आने वाले जो भी डिसीजन होंगे उसमें उसका उपयोग किया जाएगा, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। आर्टिकल 216 जो है वो उच्च न्यायालय के गठन के बारे में है। संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद जो है वो किसी नए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। आर्टिकल 216 में यह है। आर्टिकल 217 देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद के लिए शर्तें रखी गई है
कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा वो कौन होगा, किसकी नियुक्ति की जाएगी, वो सारी बातें लिखी गई है। केवल अभी आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारी मेंस वाली क्लास होगी तो उसमें उसको खोलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये प्री ओरिएंटेड क्लास है, जिसमें मैं आपके सामने जो एक बेसिक समझ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब हम मेंस के लिए जब इसको पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल को खोलेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। फिर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताओ तो वो है, देखिए आप देखिए कि आर्टिकल, आप देखिए कि आर्टिकल जो है 221, आर्टिकल 221 जो है वो न्यायाधीशों के वेतन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 222 जो है वो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का ट्रांसफर करने की बात की गई है। आर्टिकल 223 जो है, आर्टिकल 223 223 वो जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है कि यदि किसी राज्य में मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है उसको नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 224 जो है वो है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। और आर्टिकल 224 का जो है, ये कई बार सवाल पूछा, आर्टिकल 224A ये उच्च न्यायाधीशों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की, यानी कि ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं वो भी यदि आवश्यकता हो तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। फिर आप देखोगे कि आर्टिकल 226 ये रीट निकालने की शक्ति है। देखिए आर्टिकल 232 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आप देखोगे कि उत्प्रेषण जो है, अधिकार प्रचा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इस प्रकार की कई प्रकार की रीट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में। हालांकि उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से इस संदर्भ में ज्यादा शक्ति प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में ही रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के इतर सामान्य मामलों में भी रीट जो है वो जारी कर सकता है। मेंस में हम इसे देखेंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 231 में जिसमें कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। संसद जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 231 में आप ये ध्यान में रखना, एक बेसिक समझ आपके बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम उच्च न्यायालय पढ़े मेंस के हिसाब से इनको खोल कर, तो आपके मन में एक ऐसा ना हो कि आप इससे वाकिफ ना हो। लेकिन ये जो है ये हम नहीं पढ़ेंगे दोबारा, ये जो एक इतिहास है वो हम नहीं पढ़ेंगे। रिकॉल बता देता हूं आपको। एकीकरण से पूर्व राजस्थान की 5 रियासतों में ही उच्च न्यायालय था। सर्वप्रथम B.R. पटेल समिति की सिफारिश पर 30 मार्च 1949 में समिति स्थापित की थी। इन्होंने सिफारिश की कि जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और जयपुर और उदयपुर में खंड की स्थापना की जाए। इसी समिति की सिफारिश पर जो है आप देखोगे कि हमारे राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय साहब, और इनके आदेश द्वारा जो है 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में कमलकांत वर्मा मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में और 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ में जो है उद्घाटन किया गया। फिर उसमें संशोधन किया गया 3 सितंबर 1949 को, जिसमें आप देखोगे कि 2 खंडपीठ और जोड़ी गई, कोटा और बीकानेर। फिर इसमें संशोधन किया 1950 को, जिसमें जो आप देखोगे कि उदयपुर, कोटा और बीकानेर बेंच को समाप्त किया गया। लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग पूर्ण हुआ तो 1957 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया और जयपुर में जो है इसकी सिफारिश पर खंडपीठ समाप्त कर दी गई, जयपुर वाली खंडपीठ भी समाप्त कर दी गई। लेकिन 1977 में आप देखोगे कि जयपुर में पुनः जो है एक खंडपीठ स्थापित कर दी गई। अतः राजस्थान में आज वर्तमान में जोधपुर में उच्च न्यायालय है और उसकी मात्र एक खंडपीठ जो है वो कहां पर है, जयपुर में। ये इतिहास है। पहले मुख्य न्यायाधीश रहे कमलकांत वर्मा साहब। सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे कैलाश वांचू साहब, 7 साल तक लगभग। और अभी वर्तमान में 37वें मुख्य न्यायाधीश है वो इंद्रजीत मोहंती साहब, ये आपको ध्यान में रखना है।
और ये कुछ आर्टिकल उच्च न्यायालय से जुड़े हैं, ये आपको भी ध्यान में रखने हैं, आपसे सवाल पूछा जा सकता है।